नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्यों या जनपदों का उदय। जैसे कि हम देखते हैं कि जनपदों के विकास के 3 चरण माने जा सकते हैं कि कुछ जनों या कबीलों ने स्वयं विकसित होकर जनपद की अवस्था प्राप्त की, जैसे मत्स्य जनपद, चेदी जनपद, काशी जनपद, कौशल जनपद। वहीं दूसरी ओर अनेक जनों ने मिलकर जनपद की स्थापना की, जैसे जो पांचाल जनपद है वह 5 जनों को मिलकर बना था। इसी तरह देखते हैं कि कुछ कमज़ोर जनों को शक्तिशाली जनों ने विजित करके अपने में मिलाकर महाजनपद की स्थापना की, जैसे अज वगैरह। तो इस तरह से जनपदों की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में तो कबीलाई व्यवस्था थी, लेकिन जब राजा शक्तिशाली हुआ और उसने विजित बड़े बड़े राज्यों को जीता, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई, तो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वत्स, छठा शूरसेन, सातवां पांचाल, आठवां कुरु, नौवां मत्स्य, 10वां चेदी, 11वां अवंती, 12वां गांधार, 13वां कंबोज, 14वां अश्मक, 15वां वृज्जी और 16वां मल्ल। तो ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। भगवती सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन उसकी थोड़ी सूची भिन्न है। इन दोनों ग्रंथों की सूची में अंग, मगध, वत्स, वृज्जी, काशी, कौशल, ये 6 जो जनपद है ये समान है इन दोनों ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अब हम देखते हैं कि भारत में उत्तर वैदिक काल का जो काल है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 500 या 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इस उत्तर वैदिक काल में ही जनपदों की स्थापना हुई और नए नए जनपद अस्तित्व में आए, और ये बाद में 6ठी शताब्दी ईस्वी में महाजनपदों के रूप में विकसित हुए। जनों में हम देखते हैं कि कारीगर व शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियाँ थी, जैसे कुम्हारों की, सुनारों की। प्रत्येक श्रेणी का मुखिया जेठक होता था और कभी कभी श्रेष्ठी या शेट्टी भी श्रेणी का मुखिया होता था। गाँवों में जेठक की जगह गृहपति होता था और ये सब मिलकर कार्य करते थे। अब 16 महाजनपद का विस्तार से हम वर्णन करें तो 16 महाजनपदों में वृज्जी और मल्ल ही गणतंत्र थे, बाकी सभी 14 राजतंत्र थे। पहला अंग। अंग के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि अंग की राजधानी चंपा थी और आधुनिक भागलपुर और मुंगेर अंग व मगध आधुनिक भागलपुर और मुंगेर में ये विस्तृत था। अंग और मगध में संघर्ष होता रहता था। प्रारंभ में अंग ने मगध पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में मगध के बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके मार डाला और अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार को सेणीय कहा जाता था और उसके पुत्र अजातशत्रु को कुणिक। अजातशत्रु ने अंग पर बिंबिसार के गवर्नर के रूप में शासन किया। दूसरा मगध। मगध पटना, गया और शाहबाद जिला बिहार, इन तीनों में विस्तृत था। प्राचीन इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदायु ने पाटलिपुत्र दुर्ग को अपनी नई राजधानी पालीबोथ्रा बनाया। पाटलिपुत्र को विभिन्न ग्रंथों व साक्ष्यों में पालीबोथ्रा, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम,
बताया गया है। शिशुनाग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ने यहाँ मौर्य पूर्व युग में राज्य किया। अब हम देखें तीसरा जनपद है काशी। तीसरा महाजनपद काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस थी। बनारस का नामकरण यहाँ राजा वानर के नाम पर हुआ। प्रारंभ में इसे कौशल के अधीन किया गया और कौशल के राजा ने इसे बिंबिसार को दहेज में काशीग्राम दे दिया। अंत में अजातशत्रु ने इसे जीता। चौथा वत्स इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी कोसम या कोशाम्बी थी। पुराणों के अनुसार वत्स कुरु से संबंध थे। जब कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर बाढ़ से नष्ट हो गई तब कुरुओं की एक शाखा के राजा नीचक्षु ने कौशाम्बी में राजधानी स्थापित की। वत्सों का प्रसिद्ध राजा उदयन बुद्ध का समकालीन था। भास ने उदयन और वासवदत्ता के प्रेम संबंध पर स्वपन वासवदत्ता की रचना की। अवंती के राजा चंड प्रद्योत से उदयन कई बार पराजित हुआ। पांचवा कौशल पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था। सरयू नदी द्वारा दो भागों में यह विभाजित होता है। उत्तरी कौशल, इसकी आरंभिक राजधानी श्रावस्ती थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी साकेत या अयोध्या बनी। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी और इसने काशी से संघर्ष किया और काशी कौशल में मिला लिया गया। बुद्ध के समय प्रसेनजीत राजा था कौशल का, और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ। वह दहेज में काशीग्राम दिया गया। अजातशत्रु व प्रसेनजीत में युद्ध हुआ जिसमें अजातशत्रु पराजित हुआ। प्रसेनजीत द्वारा अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया गया और काशीग्राम भी दे दिया गया। बाद में अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। छठा शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यह यादवों का राज्य था। यादवों की शाखा सतवत की उपशाखा अतक व वृष्टि थे। इन्होंने मिलकर संघ की स्थापना की जिसके प्रमुख वासुदेव कृष्ण थे। शूरसेन का राजा अवंती पुत्र था। शूरसेन अपने धूल धूसरित मार्गों, अनैतिक कार्यों, ऊबड़ खाबड़ मार्गों व यक्षों के कारण बदनाम था। सातवां पांचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था और गंगा नदी इसको दो भागों में बांटती थी। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। द्रौपदी के पिता ध्रुपद का राज्य पांचाल में था। आठवां कुरु जनपद मेरठ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जातक कथाओं के अनुसार 300 सदस्यीय संघ राज्य इसमें थे। बुद्ध के समय कौरव्य राजा था। मत्स्य जनपद भरतपुर, जयपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्र में फैला था जिसकी राजधानी विराट थी। मत्स्य भी मगध में मिला लिया गया था बाद में। चेदी जनपद बुंदेलखंड में था। इसकी राजधानी शक्तिमती या सोत्थिवती थी। यहाँ का सबसे विख्यात राजा शिशुपाल था। 11वां अवंती, ये मालवा प्रदेश में विस्तृत था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा चंड
प्रज्योत था और मगध सम्राट शिशुराग ने अवंती पर विजय प्राप्त की थी। गांधार, पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है इस क्षेत्र में थे। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। यहाँ का प्रसिद्ध शासक पुष्कर सारिन था। ये बिंबिसार का मित्र था। बिंबिसार और इसमें उपहारों का आदान प्रदान होता था। बुद्ध के दर्शन के लिए पुष्कर सारिन ने पैदल यात्रा की थी। इसका अवंती से भी युद्ध हुआ था। कंबोज, उत्तरी कश्मीर, पामीर, बदख्शां का जो क्षेत्र है वह कंबोज कहलाता था। इसकी राजधानी हाटक व राजपुर थी। यहाँ का प्रमुख राजा चंद्रवन व सुदक्षिण थे। अशमक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जिसकी राजधानी पोटन या पाटन, प्रतिष्ठान पोटना या पोटली कहलाती है। अवंती ने से जीत लिया था। ये तो 14 राजतंत्र थे। अब हम देखें कि 14 राजतंत्रों के अलावा दो गणतंत्र जो थे। पहला गणतंत्र जिसको 15वां महाजनपद माना जाता है, वज्जी या वज्जी संघ, मगध के उत्तर में यह स्थित था। यह 8 गणराज्यों का समूह था। प्रमुख गण थे वज्जी, विदहे, लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। गौतम बुद्ध स्वयं वैशाली गए थे और वहाँ की नर्तकी आम्रपाली को उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वैशाली को बसाड़ भी कहा जाता था। मगध सम्राट अजाशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर लिया था। मल्ल, दूसरा गणतंत्र मल्ल है जो 16वां महाजनपद है। वज्जी संघ की ये पश्चिम में था और कौशल के पूर्व में था। इसके 2 भाग थे, 2 राजधानियाँ थी। पहला कुशीनारा या कुशीनगर, जहाँ गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थल है, और दूसरा पावा या पावापुरी, जहाँ महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है। तो इन महाजनपदों का उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में जैसा कहा गया है कि मगधवासी इशारे से ही बात समझ लेते हैं, कौशलवासी देखकर बात समझते हैं, कुरु पांचाल वाले आदि शब्दों से पूरा अर्थ निकाल लेते हैं। इसमें अंग, मद्र, गांधार की निंदा की गई है और कहा गया है कि अंगवासी लाचार लोगों की देखभाल नहीं करते थे और अपनी पत्नियों व बच्चों को बेच देते थे। मद्र व गंधार वाले मैत्री का सम्मान नहीं करते थे। तो इस तरह की बातें महाभारत में महाजनपदों के विषयों में की गई है। हम देखें कि ऐतरेय ब्राह्मण में 5 प्रकार के राजतंत्रों का उल्लेख किया गया है। जैसे साम्राज्य में सम्राट प्रमुख होता था, जो मगध या पूर्वी भारत के राजा को कहा जाता था। भोज्य यानी उसके सम्राट को भोज कहा जाता था, जो दक्षिणी यादवों के राज्यों में भोज सम्राट होता था। स्वराज्य या स्वराट राजा होता था, जो पश्चिम में सौराष्ट्र व कच्छ व सौवीर के राजाओं को कहा जाता था। वैराज्य यानी विराट, जो हिमालय के जो क्षेत्र थे, उत्तरी क्षेत्र, वहाँ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि विराट कहलाते थे। और राज्य यानी राजा, ये मध्य देश, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल में ये राजा कहलाते थे। तो इस तरह से अलग अलग जगह राजा को अलग अलग नामों से, अलग अलग उपाधियों से पहचानने की प्रथा थी। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था और रत्निनों के बारे में हमने उत्तर वैदिक साहित्य और संस्कृति राज व्यवस्था का जो टॉपिक है उसमें मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ विस्तार से रत्निन कौन कौन थे। रत्निन की एक मंत्री परिषद होती थी और प्रमुख अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। निम्न अधिकारी आयुक्त कहलाते थे। भूमिकर उपज का 1/6 यानी 16% होता था। भेंट बलि नामक कर था, इन्हें बलि साधक एकत्रित करता था।
कर एकत्र व खजाने की देखभाल भागदूत नामक अधिकारी करता था। भांडागारिक शौल्किक अधिकारी था। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामणी या ग्राम भोजक या ग्रामिक था। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद की व्यवस्था थी। इन महाजनपदों में 2 गणतंत्र थे जैसे वज्जीमल। इन जनपदों के अतिरिक्त भी अन्य गण थे जिसका उल्लेख हमें पाली साहित्य में मिलता है। जैसे ये 10 गणतंत्र जो थे या 10 गण जो थे, गणराज्य थे, ये थे कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा रामग्राम के कौल्य, तीसरा पावा के मल्ल, चौथा कुशीनगर के मल्ल, पांचवा मिथिला के विदेह, छठा पीपलीवन के मौर्य, सातवां सुसुमार पर्वत के भग, आठवां अलकप के भुली, नौवां केसपुत्र के कलाम और 10वां वैशाली के लिच्छवी। तो इस प्रकार से ये 10 गण उस समय विद्यमान थे। शाक्य और कौलियों के राज्यों की जो विभाजक थी वह रोहिणी नदी थी। रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के लिए दोनों राज्यों में संघर्ष होता रहता था, शाक्य और कौलियों में। गौतम बुद्ध के आरंभिक गुरु आराम कलाम केसपत्तु गण के थे। केसपत्तु के कलाम। भारतीय गणतंत्र वास्तव में जो थे कुलीन तंत्र थे। कुलीन लोग इस गणतंत्रों में शासन सत्ता को चलाते थे और राजा को राजकार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्र परिषद होती थी और लिच्छवी में इसकी सदस्य संख्या, इस परिषद की सदस्य संख्या 7,707 थी। योधेय में 5,000 थी व शाक्यों में ये 500 थी। तो इस तरह से जो परिषद है राजा को सहायता देने के लिए, उसमें ये इतने सदस्य होते थे और ये कुलीन वर्ग के व्यक्ति होते थे। सभा भवन को संथागार कहा जाता था। सभा की कार्रवाई संचालक करता था जिसको गणपूरक कहा जाता था। मतों की गणना शिलाकाग्राहपक करता था। शिलाकाग्राहपक जो विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ जो सदस्य थे उनमें बांटता था ताकि वे अपने लकड़ियों से अपने मतों को दे सकें और लकड़ियाँ एकत्रित करने का भी शिलाकाग्राहपक काम करता था। बैठक की वैधता कोरम पूरा होने पर ही मानी जाती थी। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल भी था। बड़े गणतंत्रों में प्रांतीय संथागार भी होते थे। संथागार में बैठने की व्यवस्था आसन प्रणापक नामक अधिकारी करता था। सभा में प्रस्तावित पाठ अनुसावन कहा जाता था और विवादित प्रश्न पर मत विभाजन होता था जिसको छंद कहा जाता था। मत विभिन्न रंग की शलाकाओं या लकड़ियों से दिया जाता था जिसको शलाकाग्राहपक इकट्ठा करता था। अपराधियों के परीक्षा के लिए 8 प्रकार के न्यायालय या न्यायाधीश थे। जैसे सबसे नीचे जो न्यायाधीश था वह विनिश्चय था, उससे ऊपर व्यवहारिक, उससे ऊपर सूत्रधार, उससे ऊपर अठकुलक, उससे ऊपर भंडागारिक, इसके बाद सेनापति, इसके बाद उपराजा और सर्वोच्च न्यायाधीश राजा का होता था। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था हम देखते हैं कि जनपदों में स्थापित थी और संथागार किस प्रकार से मतों का विभाजन करता था और किस प्रकार न्यायालय काम करते थे। तो ये 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से विवरण हमको देखने को मिलता है। थैंक यू।